2024 के लोकसभा चुनाव के पास आते ही सबसे पहले देश के एक चर्चित नामी राज्य में सियासी उठापटक देखने को मिली, जो सियासत के बारे में काफी मशहूर है देश की राजनीति में। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां पर इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। जी हां, इस कार्यकाल में उनकी तरफ से ये तीसरी बार अपना पाला बदला गया है। सबसे पहले जब उन्होंने 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो उस वक्त एनडीए गठबंधन में शामिल थे, लेकिन उसके बाद कुछ वक्त के दौरान उन्होंने आरोप लगाए कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है और ऐसे में वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी मजबूरी बन चुकी है कि अब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार क्यों ना बनाई जाए। 16 महीने तक सरकार चलती है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से समझते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए बीजेपी समर्थित यानी कि बीजेपी की सपोर्ट वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में बिहार के सत्ता में लगातार सियासी भूचाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अभी खेल होना बाकी है और जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं, यानी कि आगामी वक्त में भी बिहार की राजनीति में और सियासी महासंग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस आधार पर आरजेडी के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, तो दूसरी तरफ जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार कम विधायक ही सही लेकिन अपनी चतुर चाल चलकर वह सरकार में वापसी कर लेते हैं और ऐसे में तमाम दिग्गज नेताओं को पटखनी देते नजर आते हैं। जी हां, आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की। इसके साथ ही जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे ललन सिंह, जिनका झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ देखा जाता रहा है, तो क्या ललन सिंह मिलकर यहां से तेजस्वी यादव की नैया को पार लगाएंगे? क्योंकि 10 फरवरी से बिहार में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और इसी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार की फ्लोर टेस्ट की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। क्या इस टेस्ट में नीतीश कुमार पास हो पाएंगे या फिर बिहार में सरकार गिर जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की हकीकत हमारे खास कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल रहेगा अमन जी आपसे, ललन सिंह जिनका झुकाव साइकोलॉजिकली देखा जाए तो तेजस्वी की यादव की तरफ कई बार देखने को मिलता रहा है, तो क्या यहाँ पर जो फ्लोर टेस्ट है, जो बिहार की विधानसभा के फ्लोर पर यहाँ नीतीश कुमार फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति है, दिनेश जी के बोल लगातार उलझती हुई दिखाई पड़ रही है। तमाम सारे दाव पेच उसमें नजर आ रहे हैं। तमाम सारे लोग जो यहाँ थे वो वहाँ चले जाते हैं, जो वहाँ थे वो यहाँ आ जाते हैं। तो ये जो लगातार जो कह सकते हैं पलटीबाजियों का जो खेल है, ये बिहार में खूब देखने को मिल रहा है। जैसे में हम बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में फ्लोर टेस्ट होने वाला है। फ्लोर पे जब चीज़ें होंगी उस समय क्या बीजेपी अपना दामन बचा पाएगी? क्या जेडीयू कह सकते हैं कि सरकार बचाने में सफल हो पाएगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न उनके सामने। और ऐसे में आपने ललन सिंह का नाम लिया, वाकई एक बड़ा चेहरा है, कद्दावर नेता है यूँ कहें जेडीयू के, लेकिन जेडीयू ने जिस तरह से उनको दरकिनार किया है, जिस तरह से उनकी राजनीति को हाशिए पर लिया है, वो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ललन सिंह ने ऐसा क्या बुरा कर दिया कि जेडीयू ने उनको इस तरह से अनदेखा करना शुरू कर दिया। खासकर नीतीश कुमार ने उनको जब से अध्यक्ष पद से हटाया तब से बड़े चुप चुप से नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी पर ज़रूर उनका स्टेटमेंट आया, लेकिन लग वो रहा था कि जैसे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एक जो शख्स जो कुछ दिनों पहले तक अध्यक्ष हो पार्टी का, उसको आप हटाकर अपने आप अध्यक्ष बन जाते हैं और उसके बाद उस पार्टी के उस जो शख्स की जो कह सकते हैं इमेज है, जिस तरह का उसका रुतबा है, वो आप कम करने का प्रयास करते हो। और यही वजह है कि जो लोग कह रहे हैं, राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि कम से कम 10 से 12 विधायक तो ललन सिंह के साथ हैं जो बड़ी टूट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में एक बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से भी एक बात कही जा रही है, जो उनके आरजेडी यानी कि जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी ने कहा है कि अभी भी खेला बाकी है, यानी कि अभी जो फ्लोर टेस्ट होना है, अविश्वास जो प्रस्ताव है वो आना है या विश्वास मत हासिल करना है, उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार अपना जो बहुमत है वो हासिल कर पाएंगे क्या? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से उनके ही ग्रुप के लोग यानी कि जेडीयू के जितने विधायक है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गोपाल मंडल को आपने भी सुना कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि अगर मुझे कोई 5 करोड़ रुपए देगा दिनेश जी तो मैं उसको ले लूंगा, भले ही चाहे आप ईडी लगाएं, आप सीबीआई लगाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि मैं वो पैसा लेना चाहता हूं। तो देखिए अभी से खुला हुआ खेल जो है वो सामने आ गया है, और खुला खेल का मतलब ये है कि ऐसे कितने और विधायक है जो इस तरह की बात कहते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर गुप्त रूप में इस तरह की बातों को जो है गोपाल मंडल के जरिए कहने का प्रयास जो किया गया है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकता है नीतीश कुमार के लिए। कैसे अपने विधायकों को मनाएंगे अगर नहीं मना पाए, नहीं कह सकते हैं उसके ऊपर अपना जो उनको संभाल पाए, तो उनकी सरकार जाना तय है। तो ऐसे में जो तेजस्वी कह रहे हैं कि बड़ा खेला होना बाकी है, तो हो सकता है कि जिस तरह का वो सोच बनाकर चल रहे हो, खासकर ललन सिंह का जिस तरह से बेरुखी वाला रुख नजर आ रहा है जेडीयू के अंदर, तो वो कोई बड़ा खेला यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ से अमन जी दूसरा सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी कहीं ना कहीं बौखलाहट का माहौल देखने को मिल रहा है। गोपाल मंडल का वो बयान जो सामने आया उसमें कहा कि भाई 5 करोड़ रुपए यदि किसी को मिलेंगे तो कौन नहीं लेना चाहेगा। ऐसे में क्या फिर अब ये खरीद फरोख्त के माध्यम से सरकार बनाई जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं जिनमें जीतन राम मांझी का नाम शामिल है, ऐसे नेताओं को जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, क्या ऐसे नेता यहाँ पर तेजस्वी के खेमे में आते दिखाई देंगे और जो 8 सीटों का या 8 विधायकों की जो कमी है उसको पूरा करते हुए दिखाई देंगे? देखिए बिल्कुल, मांझी के ऊपर तो वैसे ही पहले से ही मामला चल रहा है, क्योंकि लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि भाई मुझे तो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी मेरे साथ खेल कर रही है वो ठीक नहीं है। क्योंकि एक ही मंत्री आप निर्दलीय को भी बनाते हो, एक ही मंत्री हमारी पार्टी से भी बनाते हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने कम से कम 2 लोगों को मंत्री बनाने की बात कही थी, तो ऐसे में वो भी नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह का वो मंत्रालय चाहते थे वो भी नहीं मिला। वहीं उनके बेटे को वो उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, वैसा भी नहीं हुआ। तो ये जो पूरे का पूरा कह सकते हैं गठबंधन है, इसमें भी लगातार जो कह सकते हैं बिखराव देखने को मिल रहा है दिनेश जी। क्योंकि अगर आप देखें सिर्फ मांझी नहीं, चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, ऐसे तमाम सारे नाम है जो साथ में तो हैं लेकिन साथ में नजर आ नहीं रहे। और यही बात लगातार बीजेपी को लेकर जो अंदर खाना वो खासा परेशान है कि अगर बिहार में इस तरह से जो गुट अगर अलग अलग हो गए तो ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगे। और अगर ये हमारे हाथ से निकल गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कई सीटों पर का घाटा बिहार में हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में ही तकरीबन 39 सीटों पर बीजेपी और एनडीए ने एक तरीके से जीत हासिल की थी। तो वैसा जादू इस बार चल नहीं पाएगा अगर ये दल बीजेपी के हाथ से निकल जाते हैं। तो दूसरी बड़ी बात अहम इसमें ये भी हो जाती है कि आज ही जिस तरह से जो 2 उप मुख्यमंत्री खासकर सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा जो हैं वो दिल्ली आते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं, और मंत्रालय बंटने से पहले भी दिल्ली वो आते हैं। तो इतनी आखिर दिल्ली की जो चहलकदमी वो क्यों करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी खुश नहीं है अपने मंत्रालयों से? क्या विजय सिन्हा खुश नहीं है? और क्या जेडीयू गठबंधन के साथ ये जो नई सरकार बनी है वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही? तो ऐसे कई अहम सवाल हैं, कई अहम जो चीज़ें हैं वो लगातार देखने सुनने को मिल रही हैं कि आपस में जो खटास है, मतभेद है, अब वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में जो आरजेडी है एक बार फिर से वो सत्ता में वापसी कर सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यदि अमन जी बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो तमाम जो दल शामिल हैं उनमें सबसे बड़ा दल आरजेडी है बिहार में जी। कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे? क्या पिछला जो इतिहास है उसको दोहरा पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन यहाँ से कमजोर होगा क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ देखने को मिल रही है? जाहिर बात है, और देखा भी होगा आपने कि जब लालू के बाद जब तेजस्वी पूछताछ के लिए जाते हैं ईडी के ऑफिस और इस तरीके से पूछताछ करके जब बाहर निकलते हैं तो आप देखिए वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। वहां पर लगातार लोग सेल्फी लेने को उनके साथ में परेशान थे और लगातार उतावले हो रहे थे। वहीं इतना ही नहीं, अगर वहां पर सीआरपीएफ के जवानों को भी देखा जाए तो वो भी उनके साथ में सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है उन्होंने जो कह सकते हैं कि अपना समर्थन वापस लेकर एक तरीके से सरकार से आरजेडी को अलग करके कहीं ना कहीं जो तेजस्वी हैं उनको एक माइलेज दे दिया है कि लोग अब उनके प्रति सिंपैथी जताते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जो शख्स लगातार बिहार में रोजगार की बात कर रहा था और जिस तरह से वो हॉस्पिटल पहुंच जाए थे रात में और जाकर देख रहे थे कि भाई यहाँ पर कोई मरीज के लिए सुविधा है या नहीं है, इस तरह के तमाम सारे वो काम करते हुए नजर आ रहे थे। तो एक पॉजिटिव छवि तेजस्वी की जो लोगों के जहन में बनती हुई दिखाई पड़ी। और खासकर ये लगा कि रोजगार के मामले में जिस तरह से कई लाख रोजगार उन्होंने क्रिएट करने का फैसला किया, तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज लोगों के बीच में गया है कि भाई तेजस्वी चाहते थे कि लोगों को रोजगार मिले, बिहार में विकास हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटी मारी है उसने सारा खेल बिगाड़ा है। तो ऐसे में तेजस्वी की जो इमेज है वो बेहतर होगी और यहाँ पर जेडीयू को बड़ा झटका लगेगा।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी ये कहते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान 9 बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने बिहार के लोगों का ईमान यानी कि उनका विश्वास बेचने का काम किया है और ऐसे में आने वाले चुनाव में करारा झटका लगना चाहिए। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि युवा चेहरा है, प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं की आवाज बन रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में यहाँ पर आरजेडी जो जन स्वराज पार्टी बनाई है प्रशांत किशोर ने, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। और ऐसे में उन्होंने दावा किया है कि बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए वो जो भी कदम उठाने अनिवार्य होंगे उन कदमों पर काम करने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि तेजस्वी यादव कितनी जल्दी बिहार की सत्ता पर अपना जो वर्चस्व है उसको वापस ला पाते हैं और क्या यहां से नीतीश कुमार और बीजेपी के किले को उखाड़ फेंकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।